हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटीज़ विद नवीन। जो हमारी पावर ऑफ सीरीज़ चल रही थी, पावर ऑफ पीवाई की सीरीज़ चल रही थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और इतना बिलीव या इतना ट्रस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर एक ऐसे वीडियो बनाओ जिससे हमें पता चले कि पॉलिटिकल की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते उसी में एक छोटा सा कदम है जो स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आए हैं अपन। किसके लिए? पॉलिटिकल साइंस के लिए, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। मैं इसमें कम समय में बहुत सारी चीज़ें बता देंगे कि कैसे करना है और किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, स्ट्रेटेजी वीडियो रहने वाला है, किस तरीके से हमें प्लान बनाना चाहिए, किस तरीके हमें काम करना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें जो ध्यान में रहना है, ध्यान में रखना है ना, वो है उस सब्जेक्ट की मार्किंग। हमें जब तक ये नहीं पता होगा ना कि वो सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आ रहा है, किस सब्जेक्ट्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, तब तक हमें कोई मतलब ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हमें खिलाड़ी को पता होता है कि कौन सा खिलाड़ी किस तरफ लगा हुआ है फील्डिंग। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें सब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का आ रहा है, कौन सा चैप्टर आ रहा है, कैसा पूछा जा रहा है, कितने डेप्थ में पूछा जा रहा है। ये हमें पहले ही पता होना चाहिए। तब अगर ये पता है तो हम एक अच्छे खिलाड़ियों में से आते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते देखते हैं आगे। मार्किंग देख लेते हैं। हमारा जो पेपर इस बार, जो पेपर का जो पैटर्न है ना, वो चेंज कर दिया है हमारा। ठीक है, और पैटर्न चेंज किया है, वो इस अकॉर्डिंग चेंज किया है। मैं बता देता हूँ कितने मार्क्स का है। काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है, एमसीक्यू जो अब ऐसा जो पूछता है आपसे, मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन, वो 18 क्वेश्चन आएंगे 18 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया। ये ही आपके प्लस पॉइंट है। देखो, पहले जो पेपर होते थे ना, वो एमसीक्यू टाइप्स नहीं होते थे, उसमें सीधा आंसर लिखवाते थे वो। और अब जो पेपर का पैटर्न है ना, वो इतना ईजी बना दिया है कि हर कोई बच्चा पास हो सकता है। एमसीक्यू 18 क्वेश्चन 18 मार्क्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान जो आते हैं, वो 6 क्वेश्चन पूछेगा और 6 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, इसके बाद में जो आपके जो लघु अति लघु जो सवाल है 1-1 नंबर के, वो 12 क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, और 12 सवाल बनाएगा तो कितने मार्क्स के हो गए? 12 नंबर के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया। आप देख के सोचिए यहाँ से देखिए, ये 36 या 37 नंबर के तक के सवाल हो गए, तो इसका मतलब है कि पास तो यहीं हो गया है बच्चा। और मेरे हिसाब से सरकार ने ये इतना इजी पैटर्न बनाया ना, उसके पीछे एक धारणा यही है कि हर कोई बच्चा पेपर को सोल्व कर पाए और इजीली मार्किंग कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारा जो लघु जो सवाल है वो 10 सवाल पूछता है और 2 नंबर का पूछता है प्रत्येक सवाल, यानी कि 20 नंबर का हो गया। बेटा, जो इस बार अब जो पेपर में जो बच्चे फंसते हैं ना, जिनके मार्किंग सबसे टफ होती है ना, और जो नंबर कटते हैं ना, वो यही पोर्शन है। वो लघु सवालों में नंबर कटते हैं। क्यों नहीं कटेंगे आगे वो मैं बताऊंगा। जो दीर्घ सवाल है 3-3 नंबर का, 4 सवाल पूछेगा 3 नंबर का, 4 सवाल पूछेगा। अब देखो, अब क्या करने लगी गौर, अब पैटर्न आरबीसी ने पैटर्न क्या चेंज कर दिया। जो दीर्घ सवाल है ना, उसमें जो हथवा भी पूछने लगी। क्या पूछने लगी? हथवा। और यानी कि हथवे से ऊपर जो सवाल जिस चैप्टर से होगा ना, हथवे वाले नीचे वाले भी उसी चैप्टर से होगा। ये सबसे प्लस पॉइंट हो गया इस बार ने अब सबसे अच्छा पैटर्न है ये। ठीक है, तो ये इजी नंबर है। दूसरा, लॉन्ग सवाल पूछेगा, यानी कि 4 नंबर का तो मैप पूछेगा और 2 निबंधात्मक पूछेगा, तो 3 सवाल हो गए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 36 और ये जो 24 नंबर है ना, वो सबसे ईजीएस्ट है। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है ये पैटर्न, कि ऐसा पैटर्न आने वाला है, क्योंकि पैटर्न पता होगा तभी तो चीज़ें पता होगी ना कि ऐसे ऐसी चीज़ें होने वाली है। अंडरस्टैंड? ठीक है, आओ, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 53 सवाल हो गए और 80 मार्क्स का पेपर हो गया। तो अब हम देख लेते हैं इन 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस आधार पर बांटा हुआ है। आपकी 2 बुक है। ठीक है, एक तो है समकालीन विश्व की राजनीति पार्ट फर्स्ट, एक है स्वतंत्र भारत की राजनीति पार्ट 2। दोनों बुक्स 40 मार्क्स की बुक है। ठीक है, 40 नंबर की बुक है दोनों की दोनों। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें पड़ गया कि दोनों बुकों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है हमें, एक बुक को नहीं दे सकते हम। ठीक है, लेकिन सच बताऊँ ना कि पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग अगर नॉर्मल भी है ना, तो आप क्वेश्चन निकाल ली जाओगी। कैसे? ठीक है, चैप्टर वाइज हमें देखना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। प्रायोरिटाइज यानी कि प्राथमिक सब्जेक्ट को रखना है। कैसे देखते हैं? देखो, फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व की भारत यानी कि वर्ल्ड पॉलिटी। तो उसमें कैसा है? 2 ध्रुवीयता का अंत 6 मार्क्स का है। ठीक है, सत्ता में समकालीन केंद्र 6 मार्क्स, समकालीन दक्षिणी एशिया 6 मार्क्स, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस 6 मार्क्स, समकालीन विश्व में सुरक्षा
फिफ्थ यानी कि 5 मार्क्स, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन 5 मार्क्स, वैश्वीकरण 6 मार्क्स। इसका मतलब क्या है, हमें इन टॉपिक्स को जो येलो में डार्क हो रखे हैं ना, इन इन व चैप्टरों को पहले पढ़ना है, क्योंकि नंबर ऑफ जो मार्क्स है ना वो ज़्यादा हैं। ये क्लियर हो गया। मेरे फिर मैं कह रहा हूँ बार बार, आरबीएससी की जो बुकों में से एनसीईआरटीज़ ने जो चैप्टर हटाए हैं ना, वो बहुत गलत चैप्टर हटा दिए, क्योंकि इनके ऊपर से जो चैप्टर हटा दिया ना, जैसे शीत युद्ध हटा दिया, तो वही 2 ध्रुवीय तक अंतर तभी समझ में आएगा जब शीत युद्ध की स्टोरी हमें पता होगी। लेकिन क्या करें, ठीक है, जो भी है अच्छा है। ये जो चैप्टर है, ठीक है, इनको थोड़ा कम पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, लेकिन जो येलो कलर में डार्क है इनको पहले पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूँ, बुक्स में अगर प्रायोरिटाइज करके नहीं पढ़ोगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। चैप्टर मार्किंग पता होना चाहिए कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का है और इसको इस आधार पर पढ़ना है ढंग से, ठीक है। तो ये जो चैप्टर 6 मार्क्स का है इनको पहले ढंग से सल्टाओ, अच्छे से पढ़ो, और फिर जो 5-5 मार्क्स के उनको बाद में पढ़ो, ठीक है। समझ में आ गया। 40 मार्क्स का ये क्राइटेरिया होगा। इधर देखो, सेकंड जो बुक है, ठीक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ हैं, 5 मार्क्स का है, ठीक है। एक दल का प्रभुत्व दौर 4 मार्क्स का है। नियोजित विकास 5 मार्क्स का है। भारत में विदेश संबंध, ठीक है, भारत के, और 5 मार्क्स का है। कांग्रेस प्रणाली व चुनौतियाँ 5 मार्क्स का है। लोकतांत्रिक संकट 5 मार्क्स का है। विदेशी आशंकाएँ आकांक्षा है 5 मार्क्स का है। भारतीय राजनीति 6 मार्क्स का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दोनों 4 मार्क्स के हो गए। अब हमें ये मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया है ये अगर पता है तो हम मार्किंग आसानी से कर सकते हैं कि किस टॉपिक को, किस चैप्टर को किस आधार पर कैसे पढ़ना है। अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो, अगर इन टॉपिक्स को आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर जाओ, क्लैरिटी फॉर बाई एनसीईआरटीज़ नवीन, इस नाम से पूरे नोट्स मिल जाएंगे और एक्यूरेट टॉपिक वाइज लिखे गए हैं। लेकिन एक शर्त है, देखें, उन जो नोट्स लिखे गए ना हमने, वो नोट्स जो चैप्टर छूट गए ना, जो चैप्टर एनसीईआरटी ने हटा दिए ना, उन चैप्टर को भी डाला है। आपको उनको याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी समय नहीं है। लेकिन कभी फ्यूचर में अगर आप पढ़ो ना तो उन टॉपिक को भी पढ़ना, क्योंकि वो तभी समझ में आएंगे जब पीछे वाला समझ में आएगा। तो उन नोट्स को पढ़ लीजिए, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर आपको नोट्स ढंग से याद है ना तो एक एक सवाल हो जाएगा उनसे, ठीक है। फिर भी आप जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी विश्वास रखिए, ठीक है। ये उनके लिए जिनके पास नोट्स नहीं है, ठीक है। आगे आगे क्या करना है, देखो, दोनों बुक्स है उनको डेप्थ में रीडिंग करो। सबसे पहले दोनों बुकों की डेप्थ में रीडिंग करो अच्छे से एक बार, क्योंकि अभी आपकी एग्जाम पॉलिटी लेट है, तो दोनों बुकों की क्या करना है आपको डेप्थ में रीडिंग। किसी ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक एक बार या 2-2 बार आपके पास समय है तो अच्छे से रीडिंग करो एकदम। आपने हाईलाइट भी किए होंगे उनमें, ठीक है, उन चीज़ों को भी आपको ढंग से देखना है एक बार अच्छे से, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करना है, दोनों बुकों की अच्छे से रीडिंग हो जाए, उसके बाद में क्या करना है, PYQ देखना है आपको, ठीक है। सर आप बार बार PYQ की जोर क्यों देते हो? देखो, किसी भी एग्ज़ाम का जो की होता है ना, वो होता है उसका सिलेबस और उसके PYQ। अगर सिलेबस और उसका PYQ आपको पता है ना, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको स्मार्ट स्टडी करने में। आपको पता चल जाएगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, किन टॉपिकों को पढ़ना है, ठीक है। PYQ पता है तो फिर आप चैप्टर वाइज देखो उनको, PYQ को अच्छे से। PYQ का एनालिसिस आप करोगे चैप्टर वाइज, भाई इस चैप्टर में से ऐसा सवाल पूछ रहा है, बड़े पूछ रहा है, छोटे पूछ रहा है, कि वेरी शॉर्ट लॉन्ग कैसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर उसके साथ चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज PYQ का एनालिसिस करो। हमने हमारे नोट्सों में टॉपिक वाइज PYQ डाले हैं, किस टॉपिक में से कौन कौन से PYQ पूछे हैं और कौन कौन से सालों में पूछे हैं। ये उन नोट्सों की खासियत होती है, ठीक है। फिर आपको टॉपिक वाइज PYQ करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नए क्वेश्चन हैं जो अभी तक नहीं पूछे बोर्ड ने दोबारा रिपीट करके, ठीक है, और इनके पूछने की संभावना कितनी है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको बार बार बोर्ड पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है लगातार, किसी को तो 5 बार रिपीट कर रहा है, किसी को 2 बार कर रहा है। तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगी कि भाई मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि 2 प्रकार के सवाल बनाता है, एक तो रिपीटेड, और रिपीटेड के साथ साथ थीम रिपीट करता है, ठीक है, और एक बनाता है नए सवाल जिनको एक बार भी नहीं पूछा लेकिन बोर्ड ने बनाया था वो सवाल, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि टॉपिक वाइज, ठीक है, साथ में ही क्या करना है, फिर टॉपिक को आप रीड करोगे और फिर आप मेरे हिसाब से ना उसी टॉपिक के PYQ को सोल्व कर लो। अगर आप सोल्व कर पा रहे हो तो आप समझ जाना टॉप चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया। देखो, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर डेज वर्क में ना ऐसे ऐसे सवाल बना रखे हैं। मैं कह रहा हूँ डेज वर्क ओनली आपके प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस बुक के तौर पर काम करती है,
ठीक है। तो डेस्क वर्क को आप रट्टा मारना बंद करो, ठीक है। डेस्क वर्क ओनली प्रैक्टिस के तौर पर काम आती है, ठीक है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, किसी भी टॉपिक के नोट्स अच्छे से करो, PYQ सॉल्व करो और उससे जुड़े हुए छोटे मोटे सवाल संजी उसे देख लो। अगर ये आप 3 काम कर रहे हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको 80 आउट ऑफ 80 करने में, ठीक है। नेक्स्ट मेन पार्ट, नोट्स। किसी भी सब्जेक्ट के उसकी जो मेन पार्ट होता है ना, वो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो उसके नोट्स होते हैं। क्योंकि कम समय में हमें याद करना है तो नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा। एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज करना है तो नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है ना, तो वो नोट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले नोट्स को क्या करो आप, सबसे पहले उसको गो थ्रू कर लो, उसको रिवीजन कर लो 1-2 बार, अच्छे से रीडिंग कर लो उसकी, ठीक है। क्योंकि नोट्स तो याद तो होंगे ना, तभी तो बने हैं वो। फिर उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बनाओ आप खुद ही, भाई ये पूछने की संभावना है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगर ये दोनों काम हो जाए तो फिर उसको रिवीजन कर लो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर चले जाना और सर्च करके ऐड हो जाना। इसमें जो नोट्स दिए गए हैं 99% कवर हो जाएगा आपका बोर्ड का पेपर, ठीक है। और इंटायर पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है पूरे अच्छी तरीके से, डेप्थ में जाकर, पॉइंट बनाकर, डायग्राम बनाकर, हर चीज़ को कवर किया है हमने। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आ जाना, ऐड हो जाना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट, रिवीजन। जो अगर हमें, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, समय नहीं मिलता है कि हम आपको प्रॉपर क्लासेस अवेलेबल करा पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखो मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज आपकी फास्ट रिवीजन क्लास ले आए, 20-20, 30-30, 40-40 मिनट की, ठीक है। जो सभी चैप्टरों की 15 चैप्टर जो भी हैं, सभी चैप्टरों की फास्ट क्लास ले आए और डेप्थ में समझाए। क्लियर हो गया। और साथ में मैं PYQ की वीडियो भी कंप्लीट लाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 24, 23, 22, 17, 16 तक की तो ले ही आएंगे। बाकियों के आपको होमवर्क दे देंगे कि इस टाइप से करना है, क्योंकि मैं आपको सिखा दूंगा कि किस टाइप से कैसे करना है, ठीक है। PYQ एनालिसिस करना आपको आ गया ना, तो कोई भी एग्ज़ाम आप ईजिली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इसी एग्ज़ाम को नहीं, किसी भी एग्ज़ाम को, ठीक है। आपको क्या करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है सब्जेक्ट्स का, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। रिवीजन बढ़ाइए, मार्क्स बढ़ेंगे, यानी कि रिवीजन बढ़ाओगे तो स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड, ठीक है। ये और कोई भी चीज़ देखनी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि सर कैसे क्या करना होता है। जो भी है आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा, चाहे देर से फिर मिले, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ताकि अच्छे मार्क्स हो आपका और आपका रिजल्ट बेटर हो, ठीक है। तो देखो, इतना ट्रस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बोलता हूँ, भगवान तो आज तक पत्थर में नहीं मिला है, क्या लोगों ने पूजना छोड़ दिया है। इस यही तो है कि आपने इतना ट्रस्ट बनाया है, बिना देखे, बिना समझे, सोचे समझे। तो ये ट्रस्ट बनाने के लिए वेरी वेरी थैंकफुल कि हम यूं ही आपके लिए नई नई चीज़ें करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे चीज़ों को और भी कवर करने की। टाइम थोड़ा कम हो जाने की वजह से पूरी क्लासेस प्रॉपर लग नहीं पाती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, आपको बेस्ट देना है अपना, ठीक है। और आज नहीं तो कब करोगे भाई, आपको ही करना है चीज़ों को, ठीक है। और हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। देखिए इस अब है ना, परसेंटेज बनाना और मार्क्स लाना बहुत इजी हो गया है पहले की तुलना में। आप पहले के पेपर उठाओ और अब पेपर उठाओ, इतना इजी बना दिया है परसेंटेज बनाना लोगों के लिए कि स्मार्ट वे में अगर आप पढ़ाई करो ना, तो आराम से 10 से 15 दिन में भी 80 में से 80 लाए जा सकते हैं, अगर स्मार्ट वे में आपको पता हो तो, ठीक है। ठीक है, आगे हम जल्दी क्लासेस शुरू करेंगे, रिवीजन क्लासेस और PYQ सीरीज़, ठीक है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। पढ़ते रहिए, चिल रहिए, मस्त रहिए।